जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बिहार तथा सार घटना चक्र बुक 2023 से बिहार के भूगोल के पार्ट 2 को देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में पार्ट 1 को कराया गया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का यह क्लास 69th बीपीएससी और बिहार दरोगा एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा। सबसे पहला हेडिंग है जलवायु परिवर्तन। फ्रेंड्स, बिहार बाढ़, सूखा, भूकंप और तेज हवा, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अत्यंत असुरक्षित राज्य है। बिहार की जो जलवायु है मुख्यतः उपोष्ण है, जिसमें सर्वाधिक गर्मी के महीने मार्च से मई सप्ताह तक होते हैं। सर्वाधिक जो कि ठंड दिसंबर से जनवरी के बीच पड़ता है। चूँकि अधिकांश आबादी फसल, पशुधन, वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन, मत्स्य खेत एवं जलवायु आदि वाले प्राथमिक क्षेत्रों पर निर्भर है, इसलिए राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए जलवायु संबंधी अनुकूल स्थितियां होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है वर्षपात। पर्याप्त और समय से होने के लिहाज से वर्षा में बदलाव वैश्विक तापमान का एक प्रत्यक्ष प्रभाव है। हाल के दशकों में वर्षा और मौसम के पैटर्न में अनिश्चितता बढ़ी है। इसका राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों की जीविका को सहयोग देने वाली कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर स्वाभाविक रूप से नकारात्मक प्रभाव होता है। राज्य में वर्ष 2020 में कुल 1385 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो वर्षा के दीर्घकालीन औसत 1012 मिलीमीटर से लगभग 37% अधिक थी। अधिकांश बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जून से जो कि सितंबर तक होते हैं, जिसका कुल वर्षा में 83.7% हिस्सा था। शेष बारिश जाड़ा, गर्मी और उत्तर पश्चिम मानसून के दौरान होती है, जिसका वर्ष 2020-21 में संयुक्त रूप से 16.3% हिस्सा था। वर्ष 2020 में सर्वाधिक जो है कि 2765 मिलीमीटर वर्षा किशनगंज जिले में हुई और उसके बाद 1953 मिलीमीटर वर्षा जो है कि सुपौल में, 1920 मिलीमीटर पश्चिमी चंपारण में। वहीं सबसे कम वर्षा जो है कि 769 मिलीमीटर वर्षा जो कि अरवल में दर्ज की गई। वर्ष 2020 में राज्य के 38 जिला में राज्यों के औसत वर्षा जो है कि 1385 मिलीमीटर से अधिक रही थी। आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को टिकाऊ विकास के लिए एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। बिहार में जो कि विकास मूलक नीतियाँ इस सिद्धांत से पूरी तरह अवगत हैं। वर्ष 2020-21 में वानिकी एवं काष्ठ जो है उत्पादन का योगदान कृषिगत सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 7.9% था। बिहार में वर्ष 2020-21 में औसत 1385 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2020-21 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे वितरित किए गए और लगभग 4436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य के तहत उपचारित किया गया। डिस्पोजेबल प्लास्टिक और संबंधित चीज़ों के उपयोग पर पूरे राज्य में रोक लगाई गई है। राजगीर में 26 मार्च 2021 को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नेचर सफारी का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्राकृतिक आधारित मनोरंजन पर्यटन के लिए अनेक स्थल शामिल हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कार्य क्षेत्र में जू सफारी के निर्माण और विकास के लिए 176.18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जहां तक आपदा प्रबंधन की बात है तो बाढ़ से हुए नुकसान ने राज्य के कुल 19 जिलों को प्रभावित किया है और फसलों के उत्पादन को 727.88 करोड़ रुपए तक का नुकसान पहुंचाया है। त्वरित यानी आकाशीय बिजली के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली इंद्रब्रज नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इससे समुदाय को 20 किमी के दायरे में बिजली गिरने के बारे में 40 मिनट पहले ही सूचना मिल जाती है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर मई-जून 2021 के दौरान पूरे राज्य में कुल 739 सामुदायिक रसोई घर कार्यरत थे और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कुल
57.36 लाख भोजन पैकेट उपलब्ध कराया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में वर्षपात के वितरण के जिलावार रुझानों से पता चलता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से दक्षिणी जिलों की अपेक्षा उत्तरी जिलों में अधिक वर्षा होती है। फलतः दक्षिणी मैदानों में सूखा पड़ने का रुझान अधिक होता है और भूजल का स्तर नीचे रहता है, जो खेती के मकसद से पानी की उपलब्धता को प्रभावित करता है। दूसरी ओर उत्तर भाग मुख्यतः बाढ़ और जल जमाव प्रवण है, जिससे फसलों खासकर धान की उपज प्रभावित होती है। समय और क्षेत्र के लिहाज से वर्षपात के पैटर्न में उतार चढ़ाव होने से कृषि उत्पादन, लोगों की जीविका, भूजल स्तर और जैव विविधता की उत्तरजीविता पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। साथ ही कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के चलते वर्षा में अंतर होने से सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसका कृषि उत्पाद पर असर पड़ता है। कृषि रोड मैप 3 जो वर्ष 2017 से 2022 में बिहार में जलवायु की अनियमितता की मौजूदगी पर ध्यान दिलाया गया है, जिसके कारण वर्षा में स्थान और समय के आधार पर अंतर होने से पैदा जोखिमों में के बेहतर प्रबंधन के लिहाज से किसानों की मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। इस मकसद से जल छानन प्रबंधन और जलाशय निर्माण जैसी विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन क्षेत्र में है उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, जो इसमें मिट्टी के जो प्रकार है मध्यम अम्लीय, भारी गठन, बलुई दोमट से चिकना दोमट तक बाढ़ प्रभाव। औसत जो बर्फपात होती है वो 1245 मिलीमीटर की होती है। फ्रेश तापमान में जो है 36.6 डिग्री अधिकतम तापमान रहता है तथा न्यूनतम 7.7 डिग्री रहता है। मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का, आलू, ईख, आम, लीची। कौन कौन से जिले में इस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीमांत सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय इत्यादि जिलों में। आप लोग इस चार्ट को एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो रोक करके। इसके बाद है बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट जो है वर्ष 2021 के अनुसार बिहार में पश्चिमी चंपारण के उत्तर के मैदानों की तराई में नम पर्णपाती वन है, जबकि दक्षिण बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, मुंगेर, बांका और गया जिलों में प्राकृतिक पर्णपाती साल वन है। नवीकरणीय संसाधनों के बतौर वन अनेक प्रकार के परितंत्र सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनका जलवायु की स्थितियों को बदलने पर असर होता है। वनच्छादन में 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि शामिल होती है, जिसके लिए कानूनी स्थिति की कोई बाध्यता नहीं है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.84% भाग में वनावरण है, जबकि वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.49% है। बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र 6877 वर्ग किलोमीटर है, जो उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.30% है। इसके बाद नेक्स्ट है ISFR 2019 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में ISFR जो है कि वर्ष 2021 में बिहार वनावरण में 1.03% की परिवर्तन हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले बिहार के जिले हैं भभुआ, कैमूर जिला, जहाँ पे 1051.56 वर्ग किलोमीटर में वन है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण जहाँ पे 903.34 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। इसके बाद है रोहतास 669.91 वर्ग किलोमीटर तथा उसके बाद है जमुई 671.17 वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद न्यूनतम वन क्षेत्र वाले बिहार के जो जिले हैं वो पहला है शेखपुरा, जहाँ पे 1.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए गए हैं। अरवल में 4.14 वर्ग किलोमीटर में, जहानाबाद में 4.43 वर्ग किलोमीटर में तथा बक्सर में 5.89 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। इसके बाद सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जो जिले हैं उसमें सबसे पहला कैमूर, जहाँ पे 31.56%,
जमुई में 21.34%, नवादा में 20.72% एवं मुंगेर में 20.16% वन पाए जाते हैं। न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले बिहार के जो जिले हैं, सबसे पहला है शेखपुरा जहाँ पे 0.17% वन पाए जाते हैं। सिवान में 0.3452%, बक्सर में 0.3458% एवं गोपालगंज में 0.42% वन पाए जाते हैं। इसके बाद है वन आच्छादन। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाधित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है, चाहे उसकी कानूनी स्थिति कुछ भी हो। वर्ष 2021 में बिहार का कुल वनाच्छादन और वृक्षादन जो है कि 9772 वर्ग किलोमीटर वर्ग में बिहार का कुल वन जो कि किलोमीटर था, जिसमें 12 जिलों के प्राकृतिक वन और वृक्ष बहुल वनस्पति क्षेत्र शामिल हैं, जो वन के रूप में वर्गीकरण की योग्यता रखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन तथा वृक्षादन का संयुक्त रूप से 10.3% हिस्सा है। यह मूल्यांकन 23.5 मीटर के मध्यम रिसोल्यूशन पर किया गया है, जिसकी न्यूनतम मापीय इकाई 1 हेक्टेयर है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में वन संसाधनों के महत्व को महसूस करते हुए राज्य सरकार वनाच्छादन और भी बढ़ाने तथा वन उत्पादों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। जल जीवन हरियाली मिशन के जरिए वनरोपण के जरिए वनाच्छादन में ही नहीं, पर्यावरण की सुस्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वन संसाधनों की गुणवत्ता में भी सुधार लाने का प्रयास किया जा रहे हैं। बिहार में वनाच्छादन एवं वृक्षादन का क्षेत्रफल वर्ष 2019 और 2021 में इस प्रकार रहे हैं। आप लोग इस चार्ट को वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। इसके बाद है वर्ष 2021 में राज्य में सर्वाधिक 1051.56 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन कैमूर जिले में था और उसके बाद 903.34 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी चंपारण में और 669.19 वर्ग किलोमीटर रोहतास में। बिहार के कुल वनाच्छादन में इन तीनों जिलाओं का संयुक्त रूप से लगभग 35.6% हिस्सा है। वहीं वनों के प्रकार के लिहाज से अति सघन जो है कि 70% से अधिक शिखर सघनता के आच्छादन वाला वन के तहत सर्वाधिक 249.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पश्चिमी चंपारण जिले में दर्ज किया गया है। वहीं 10 से 40% शिखर सघनता वाले खुले वन के मामले में 531.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ कैमूर जिला सबसे आगे था। इसी प्रकार मध्यम शिखर घनत्व के लिहाज से देखें तो राज्य के दक्षिणी जिलों में उत्तरी जिलों के अपेक्षा अधिक सघन वन पाए गए हैं। वनों को शिखर सघनता के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। 70% से अधिक शिखर सघनता वाले अति सघन वन, जिसको BDF शॉर्ट में बोला जाता है, 40 से 70% शिखर सघनता वाले मध्यम सघन वन, जिसको MDF बोला जाता है, एवं 10% से 40% शिखर सघनता वाले खुले वन को OF बोला जाता है। बिहार में वर्ष 2021 में सबसे अधिक 3761.54 वर्ग किलोमीटर खुले वन रहे हैं। उसके बाद 3285.83 वर्ग किलोमीटर मध्यम सघन वन पाए गए हैं। इसके बाद है वर्ष 2021 में कुल वन क्षेत्र में लगभग 51% हिस्सा खुले वनों का था और उसके बाद 44.5% हिस्सा मध्यम सघन वनों का तथा 4.5% हिस्सा अति सघन वनों का था। राज्य सरकार की कृषि वानिकी नीति 2018 के अनुसार आने वाले वर्षों में राज्य हरित आच्छादन बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद दिया है विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र वर्ष 2019 और 21 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। आप लोग इसको वीडियो रोक करके यहाँ पे एक बार इस चार्ट को देख लीजिएगा। इसके बाद है कार्बन स्टॉक। वैश्विक तापन में योगदान करने वाले
निर्वनीकरण और जीवाश्म ईंधन पूरी दुनिया में पर्यावरण संबंधी चिंता के बड़े कारण बन गए हैं। ऐसे प्रभावों के शमन का एक तरीका पर्याप्त हरित आच्छादन सुनिश्चित करना है, क्योंकि वे धरती की सतह के तापन को नियंत्रित करते हैं और जलवायु को संतुलित करते हैं। वन परितंत्र कार्बन स्टॉक को विनियमन करने के अभिन्न अंग है, क्योंकि वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर उसे बायोमास जैव भार में बदल देते हैं। वनों में मौजूद कार्बन स्टॉक के 5 मुख्य पुंजों में भूप्योपरि है, जैव भार, पेड़ों के तने, शाखाएं, पत्ते, लताएं, झाड़ियां, अधोभूमि जैव भार, मूल प्रणाली, मृत काष्ठ या सूखी लकड़ी, कूड़ा करकट और मृदागत जैव कार्बन, जिसको SOC बोलते हैं, में शामिल होते हैं। बिहार में वर्ष 2019 में सर्वाधिक 5.52 करोड़ टन कार्बन स्टॉक था, जो पूरे देश का कुल वन कार्बन का लगभग 0.8% था। विभिन्न पुंजों में कार्बन का सबसे अधिक स्टॉक मृदागत जैव कार्बन के रूप में था, जिसमें लगभग 46.4 टन प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक होने की सूचना है। इसके बाद भूम्योपरि जैव भार का योगदान था, जो वर्ष 2019 में 20.54 टन प्रति हेक्टेयर था। मृदागत भूमि जैव कार्बन में वर्ष 2019 में कुल 3.39 करोड़ टन वन कार्बन स्टॉक था, जो वर्ष 2017 के 2.87 करोड़ टन से भी अधिक था। इसके बाद है बिहार के कुल वन कार्बन पुंज में सर्वाधिक 61.4% हिस्सा मृदागत जैव कार्बन का था। वहीं कुल वन कार्बन स्टॉक में अन्य घटकों का हिस्सा इस प्रकार था: भूप्योपरि जैव भार जो है कि 27.2%, अधोभूमि जैव भार जो है कि 9.8%, कूड़ा करकट 1.4%, मृत काठ जो है कि 0.2%। राज्य सरकार खेतों में अधिक पेड़ लगाने के जरिए मृदा जैव पदार्थों में वृद्धि के लिए अनेक प्रयास कर रही है। इसके बाद जंगल में आग प्राकृतिक आपदा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों में अधिक बार और अधिक गंभीर आग लगती है, जिससे वन संसाधनों का क्षरण, वन उत्पादों का नुकसान, मृदा क्षरण में वृद्धि तथा खरपतवार का फैलाव होता है, और ये सारी चीज़ें वन परितंत्र को नुकसान पहुंचाती है। बिहार के वनों में आग लगने की अधिक आशंका रहती है, जिसके कारण खड़ी रबी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। बार बार आग लगने से वनों और जैव विविधता के संरक्षण का कार्यभार अधिक कठिन हो जाता है। राज्य में लगभग 13,746 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अग्निप्रवण है, जिनमें से 7.5% यानी 399.64% वर्ग किलोमीटर में ही आग लगने का बहुत अधिक जोखिम रहता है। वहीं कुल वन क्षेत्र के 52.4% यानी 10,729 वर्ग किलोमीटर वन कम अग्निप्रवण क्षेत्र के तहत हैं। बिहार में वर्ष 2020-21 में प्रमंडलों के बीच आग लगने की सर्वाधिक 162 घटनाएं मुंगेर में दर्ज की गई, और उसके बाद वाल्मीकि बाघ आरक्षण 2 में 121 घटनाएं एवं वाल्मीकि बाघ आरक्षण 1 में 95 घटनाएं। वर्ष 2020-21 में आग लगे क्षेत्रों का क्षेत्रफल जो है कि 572.4 हेक्टेयर था। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्य में जंगलों में बड़ी संख्या में आग लगने की घटनाओं से पेड़ों, फसलों, संपत्ति और मानव जीवों का नुकसान हुआ, जिससे राज्य में उपयुक्त संस्थागत व्यवसाय अपनाने और राहत के उपाय उपलब्ध कराने के लिहाज से पुनर्वास के लिए प्रयास करने की जरूरत सामने ला दी है। जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के जरिए ग्राम समुदाय को फसलों की ठूंठ जलाने और गर्मी के मौसम में सुबह 9 बजे के बाद खाना पकाने के विरोध में सलाह दी जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट है, वन क्षेत्रों का उपयोग परिवर्तन
औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि और विभिन्न विकासमूलक गतिविधियों के लिए वन संसाधनों की बढ़ती मांग के कारण वन संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वर्ष 2016-17 में से वर्ष 2020-21 के बीच विभिन्न प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग परिवर्तन में कुल 208 परियोजनाएं शुरू की गई है, जिनमें विभिन्न विकासमूलक कार्यों के लिए 1603.78 हेक्टेयर वन भूमि की जरूरत पड़ी। इस परियोजनाओं में पाइपलाइन बिछाना, सड़क निर्माण, सिंचाई कार्य और रेल नेटवर्क का विकास शामिल है। इसके बाद है विभाग की पहलकदमियाँ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की कुछ महत्वपूर्ण पहलकदमियाँ नीचे वर्णित है। इसमें सबसे पहला है हरियाली मिशन। इसका डिटेल्स आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। इसका भी डिटेल्स आप लोग एक बार वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है नमामि गंगे। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे 18 वन प्रमंडलों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। वर्ष 2020-21 में लगभग 2.50 लाख पौधे लगाए गए हैं। इसके बाद है बांस मिशन। इसके बाद है कैंपा खंड। इसके बाद है नम भूमि। इसके बाद जल जीवन हरियाली मिशन, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आइए देख लेते हैं इसको। फ्रेंड्स, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 2.51 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन लक्ष्य में भी आगे बढ़कर 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए। साथ ही लगभग 4436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य के तहत उपचारित किया गया। इस लक्ष्य से प्राप्ति के लिए 439.64 लाख पौधे प्राप्त करने के लिए 275 विभागीय पौधशालाओं और 365 किसान पौधशालाओं की स्थापना की गई। इस मिशन के तहत वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। नवंबर 2021 तक 3.88 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अन्य विभागों के साथ मिलकर पूरे राज्य में सघन वनीकरण का काम किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के साथ भी ऐसे ही सहयोग है। जहां तक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा का अभियान घटक अंग है। मिशन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस से मिशन के निम्नलिखित 6 घटकों का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे पहला है सार्वजनिक तालाब और आहर पाइप जैसे सार्वजनिक जल संचय निकायों का संचय निकायों को पुनर्जीवित करना। मनरेगा के जरिए वर्ष 2020-21 में 697 तालाबों को पुनर्जीवित किया गया है। इसके बाद है सोख्ता गड्ढों, पुनर्भरण ढांचों और अन्य जल संग्रहण ढांचों तथा सार्वजनिक नलकूपों का निर्माण करना। इसका निर्माण कुओं और नलकूपों से निकाले गए पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए किया जा रहा है। भूजल स्तर बनाए रखने के लिए ऐसे ढांचों का निर्माण जरूरी है। वर्ष 2020-21 में कुल 85,233 सोख्ते गड्ढे बनाए गए हैं। तीसरा है नए जल स्रोतों का निर्माण। खेतों में या व्यक्तिगत कृषि भूमि पर तालाब बनाकर कृषि तालाब के निर्माण का लक्ष्य पानी की कमी वाले क्षेत्रों में अधिशेष पानी ले जाना है। मनरेगा के तहत वर्ष 2020-21 में चिन्हित व्यक्तिगत लाभार्थियों की ज़मीनों पर ऐसे जो है कि 4952 तालाब बनाए गए हैं। छोटी नदियों और बड़े नालों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के जल ग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम और अन्य जल छाजल संरचनाओं का निर्माण करना। पानी का नुकसान रोकने और उस पानी के सिंचाई के काम में उपयोग के लिए वर्ष 2020-21 में 1701 चेक डैम बनवाए गए हैं। सरकारी भवनों की छतों पर वर्षा जल संग्रह ढांचों का निर्माण करना। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद जल भंडारण ढांचों और ग्रामीण कार्य विभागों की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना। इसको भी आप लोग वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। इसके बाद किसी नदी नाले
में पूजा की मूर्तियों विसर्जित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। किसी नदी नाले में पूजा की मूर्ति विसर्जित करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। पूजा समितियां सुनिश्चित करेगी कि मूर्तियां मिट्टी, बांस आदि प्राकृतिक सामग्रियों से बने और मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य जहरीले और जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाले रसायन का उपयोग किया जाए। मूर्तियों को निर्धारित स्थलों पर ही विसर्जन किया जाए। इसके बाद है राजगीर में नेचर सफारी। राजगीर में जो नेचर सफारी का उद्घाटन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 26 मार्च 2021 को किया गया। राजगीर देशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के गंतव्य के रूप में जाना माना वाला स्थल है। यह धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक पर्यटन के लिहाज से भी बहुत अच्छी जगह है। इस स्थान पर प्राकृतिक आधारित मनोरंजन पर्यटन के अनेक स्थल मौजूद हैं, जिसमें वन, पार्क और झीलें शामिल हैं। उद्घाटन के बाद से ग्लास स्काई वॉक और झूला पुल का ढांचा पर्यटकों के लिए प्रमुख चीज़ें हैं। यह कैंटिलीवर संरचना है, जिसका एक छोर गहरी घाटी में है और दूसरा छोर पहाड़ी पर। इसको राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला है, जिसे देखने के लिए साहसिक और प्राकृतिक प्रेमी दोनों प्रकार के दर्शक आकर्षित हो रहे हैं। नेचर सफारी में जीप लाइन, फ्लाइंग फॉक्स, जीप बाइक, रॉक क्लाइंबिंग, राइफल शूटिंग, तीरंदाजी आदि अनेक साहसिक चीज़ें मौजूद हैं। नेचर सफारी 100 एकड़ से भी अधिक वन क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका बड़ा हिस्सा बच्चों की गतिविधि, मनोरंजन और खेलों के लिए है, जिसमें कम ऊंचाई वाले टावर और कैंपिंग क्षेत्र हैं। उसका परिसर चारों ओर से साल वृक्ष के प्रचुर हरे घासों तथा पार्कों से युक्त प्राकृतिक पहाड़ियों से घिरा है। क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे, तितली के आकार का पार्क, औषधीय पौधा पार्क, सरस वाटिका, वनस्पति वाटिका भी है। राजगीर जूट सुपारी जो है कि 191.12 हेक्टेयर ज़मीन में फैली हुई है। यह बिहार का पहला जूट सुपारी है, जहां 5 जंगली पशु प्रजाति शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और सिंह को रखा जाएगा। जूट सफारी ऐसी अवधारणा है जहां जंगली जानवरों को प्राकृतिक पर्यावास में रखा जाएगा और पर्यटक उन्हें सुरक्षित और बंद वाहन के जरिए देख सकेंगे। राजगीर जूट सुपारी के निर्माण और विकास में मुख्यतः 2 हिस्से हैं। पहला है वन्य जीवों के बाड़े और अन्य संबंधित अधिसंरचनाएं, जैसे कि इन वन्य जीवों की देखभाल के लिए केंद्रीय प्राणी प्राधिकरण द्वारा विहित है, और स्वागत और उन्मुखीकरण क्षेत्र। जू सफारी के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 176.18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद वन्य जीव संरक्षण के लिए गतिविधियाँ। जमुई के झाझा में अवस्थित नकटी पक्षी अभयारण्यों में प्रवासी पक्षियों के उत्सव मनाने के लिए राज्य का पहला पक्षी उत्सव करवल जो है कि 15 से 17 जनवरी 2021 को जमुई जिले में आयोजित किया गया था। पक्षी उत्सव का मुख्य उद्देश्य पक्षी संरचना के मुद्दे पर बल देना था और मानव जीवन में पक्षियों के महत्व को स्वीकृत करना था। पक्षी उत्सव एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित नागी और नकटी नमभूमि को पक्षी देखने और पर्यटन के गंतव्य के रूप में प्रचारित करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अग्रसक्रिय प्रयास है। 3 दिवसीय पक्षी उत्सव का कुल बजट 85 लाख रुपए था। इसके बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पटना विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्ट में NDRC का उद्घाटन किया गया है। केंद्र के लिए 30.52 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र का मुख्य लक्ष्य सूंस जो कि डॉल्फिन की अनुवांशिकी पर अनुसंधान करना है। जमुई जिले में वर्ष 2020-21 में महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण। आमतौर पर आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी प्रगति
के क्षरण का कारण बनती है। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों में उत्पादन की विधि विभिन्न गतिविधियों के लिए जिनके लिए प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है, कई बाहरी समस्याएं पैदा हो जाती है। इसके विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच टकराव पैदा होता है। यह देखते हुए प्राकृतिक पूंजी को निकालने की एक सीमा है। उनके अतिदोहन का परिणाम प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण के रूप में सामने आया है। कणीय पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के साथ साथ जल निकायों का प्रदूषण, तेज शोरगुल और बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के कचरे पर्यावरण संबंधी प्रदूषण को सूचित करते हैं। इसके बाद है जल प्रदूषण। आप लोग वीडियो रोक करके यहाँ पे देख लीजिएगा जल प्रदूषण। इसके बाद है बिहार में भूजल की प्रभावित गुणवत्ता वाले जिले। इसमें देख लीजिएगा आर्सेनिक जो है कि बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, पटना और वैशाली जिले आर्सेनिक से प्रभावित हैं। फ्लोराइड से जो है कि औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, रोहतास, शेखपुरा और नवादा प्रभावित हैं। आयरन से जो कि अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल प्रभावित हैं। इसके बाद है पानी की गुणवत्ता का अनुसरण और निगरानी। इसको भी आप लोग एक बार अपने मन से पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम बताते चल रहे हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसके बाद प्रचुर भूजल की जो संभावना है, वर्षा और पुनर्भर्जन की आसानी के साथ साथ अनेक नदी प्रणालियों की उपस्थिति से संपन्न राज्य में भूतल जल और भूजल दोनों पर आधारित योजनाएं चलाई गई हैं। इसके बाद है पाइप से जलपूर्ति की योजनाएं शुरू करने के अलावा उसके अलावा जो है कि विभाग ने राष्ट्रीय जांच एवं आंकलन प्रयोगशाला प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता प्रयोगशाला 38 जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला 75 जो है कि अनुमंडल जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला और 9 चलंत जल गुणशाला जांच प्रयोगशाला के जरिए अनुसरण और निगरानी को मजबूत किया है। इसके बाद आइए देखते हैं विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य। यह भागलपुर जिले में अवस्थित है। यह इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, तो भागलपुर में है। जो है कि विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य गंगा नदी में सुल्तानगंज से कहलगांव तक 60 किलोमीटर कुछ क्षेत्रों में 50 दूरी में फैला हुआ है। स्वच्छ पानी उपलब्ध कराकर और मानवीय हस्तक्षेप घटाकर संकटग्रस्त गंगे डॉल्फिनों, जिसको सोस बोला जाता है, को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी यानी दर्शन केंद्र स्थापित करने की योजना है। इसके बाद कलबल बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव। प्रवासी पक्षियों के उत्सव मनाने के लिए 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव करवल का जो है कि आयोजन जमुई जिले के झाझा में स्थित नागी नकटी पक्षी विहारों में किया गया। पक्षी उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना और मानवीय जीवन में पक्षियों के महत्व को महसूस कराना था। पक्षी उत्सव बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा एक दूसरे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित 2 बड़ी नम भूमियों और पक्षी अभयारण्यों नागी और नकटी को पक्षी दर्शन और पारिस्थितिकी पर्यावरण को बढ़ावा देने का एक सकारात्मक प्रयास भी था। 3 दिवसीय पक्षी उत्सव का कुल बजट 85 लाख रुपए था। नागी नदी पर स्थित नागी जलाशय के लगभग 192 हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 1987 में अधिसूचित किया गया था। इसमें प्रवासी पक्षी नवंबर से मार्च तक रहते हैं। यहाँ स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 130 प्रजातियाँ पाई जाती है, जो भारत की 10% पक्षी विविधता को दर्शाता है। इसके बाद है भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 335.65 वर्ग किलोमीटर है
तथा वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 899.38 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद।